नमस्कार दोस्तों। तो आज के सेशन में हम यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित यूजी के जितने भी सारे सारे कोर्सेज हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। मैं आज जो है मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। ठीक है। हिंदी का मैंने पेपर ले रखा है, इसमें किस तरीके से पेपर आएंगे, किस तरीके से पिछले साल पूछा गया है, उसके साथ डिस्कशन करेंगे ही। और साथ ही में इससे संबंधित और भी कई अन्य तथ्यों को भी साथ में लेके चलेंगे। ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं तो ये हमारा जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा ये नोटिस जारी की गई थी और इसमें ये साफ साफ बताया गया था किस तरीके से इनका पैटर्न होगा। आपने पैटर्न पढ़ भी लिया होगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा विस्तार पूर्वक न जाते हुए बहुत संक्षेप में बताऊंगा, इसके बाद अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि इसमें क्या है कि सेक्शन फर्स्ट में क्या होगा, लैंग्वेज होगा। ठीक है। इसके बाद डोमेन सब्जेक्ट होता है हमारा। ठीक। अब इसमें क्या होता है और तीसरा सेक्शन हमारा क्या होता है, वो होता है जनरल टेस्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, जनरल टेस्ट में क्या होता है, जीके जीएस होता है मेनली, और प्लस मैथ और रीजनिंग के पोर्शन होते हैं। देखिए, लैंग्वेज में क्या होता है कि इसमें लैंग्वेज में आपको दिया जाएगा, इसमें पहले सेक्शन में 13 सब्जेक्ट हैं, दूसरे सेक्शन में 20 सब्जेक्ट हैं। ठीक है। मान लीजिए मैंने सब्जेक्ट जो है चुना हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, ये दो सब्जेक्ट मैंने चुने हैं। अब इन दो सब्जेक्ट में प्रत्येक सेक्शन का जो है, मान लीजिए मुझे हिंदी अगर करना है तो हिंदी के 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चंस करने होंगे, यानी 50 क्वेश्चन का एक सेट आएगा, उसमें से आपको 40 जो है वो करने होंगे। इसके लिए आपको 45 मिनट दिया जाएगा। प्रत्येक सही क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी टोटल मार्क्स होंगे 200। और अगर गलत होता है तो -1 ये कटता है। ठीक है। सेकंड क्या होता है कि सेकंड में आपको में डोमेन सब्जेक्ट चुनने होते हैं। डोमेन सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कि आप बीए कर रहे हैं तो उसमें आप कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं, जैसे कि हिस्ट्री चुन लिया मैंने, ज्योग्राफी चुन लिया। या आप बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी मैंने केमिस्ट्री चुन लिया। ठीक है, फिजिक्स चुना है और बायोलॉजी चुना है, या फिर मैथमेटिक्स चुना है। अब इसमें क्या होगा कि मान लीजिए मैंने केमिस्ट्री चुना है, तो केमिस्ट्री अगर हम चुनेंगे तो इसमें से 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से मुझे 40 क्वेश्चंस करने होंगे। इसके लिए अलॉट किया गया टाइम क्या है, 60 मिनट। ठीक है, यानी 1 घंटा अलॉट किया गया है। इसके साथ ही में ये भी बताया गया है कि प्रत्येक प्रश्न पर आपको 5 नंबर मिलेंगे सही पर, और गलत पर -1 नंबर कटेगा। इस चीज की आप समझना है। अब देखिए क्या यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है कि कई यूनिवर्सिटी इस समय करा रही हैं, तो हर यूनिवर्सिटी का अपना एक अलग जो है सिलेक्शन प्रोसेस है। मान लीजिए कि किसी ने अपने जनरल जो टेस्ट है ये सेक्शन 3, इसको वेटेज नहीं दिया है, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय इसको वेटेज देता है। यानी इससे जो सिलेक्शन होगा वो इन्हीं तीनों के बेसिस पे होगा। पहला लैंग्वेज, सेकंड वाला आपका डोमेन सब्जेक्ट, और तीसरा जनरल टेस्ट। 900 मार्क्स की टोटल क्वेश्चन है, ये पेपर होगा। और 900 मार्क्स में से जितना आप अच्छा स्कोर करेंगे उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे दिया जाएगा। अब मान लीजिए मैंने बीएचयू, अभी मैं थोड़ा सा पेशेंस रखना है, चीजें मैं समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए कि जनरल टेस्ट में मैंने दिया है तो इसमें से 60 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन करने होंगे। इसमें आपको 60 मिनट अलॉट किया जाएगा। अब एक एक करके हम यहाँ पे देखेंगे, अगर प्रयास करेंगे, वो अगले वीडियो में हम करेंगे। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, चीज़ें आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर इसमें समझ नहीं आया होगा तो मैं अगले वीडियो के माध्यम से इसका एक ओवरव्यू दूंगा, किस तरीके से पेपर होंगे, किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस होगा, पिछली बार से इस बार क्या डिफरेंस रहने वाला है, उसको भी यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है। 2022 के जितने भी पेपर हुए हैं हम उसको डिस्कशन कराएंगे। इसके बाद कुछ प्लस हमारे पास कुछ मॉडल पेपर भी हैं, तो मॉडल पेपर को भी हम यहाँ पे डिस्कशन कराएंगे। इसको साथ में समझते हुए आप यहाँ पे देखिएगा कि हम डेली यहाँ पे हमारा पढ़ने वाला है। यूजी के साथ साथ में हम पीजी के भी, यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित यूजी और पीजी के जितने भी कोर्सेज हैं उनकी तैयारी है हम यहाँ पे कराएंगे। ठीक है। पिछले कई सालों से हम कराते भी आए हैं, और मैं खुद जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक छात्र रह चुका हूँ और इस समय प्रेजेंट टाइम में हूँ भी। ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो कि आपको पढ़ लेनी है। ये 3 चीजों पे आपका सिलेक्शन जो है होना है। ठीक। पहला है लैंग्वेज, दूसरा है डोमेन सब्जेक्ट, और तीसरा हमारा क्या है, ये जनरल टेस्ट। इसको हम किसी अन्य वीडियो में भी सविस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा सेक्शन होगा, मान लीजिए मैंने हिंदी चुना है, अधिकतर जो है स्टूडेंट जो है यहाँ पे हिंदी चुनते हैं। हिंदी या इंग्लिश किसी दो में से एक को चुनेंगे। मान लीजिए मुझे हिंदी ने मैंने चुना है और हिंदी मेरे ज़्यादा मार्क्स हैं, तो इसको वेटेज हम यहाँ पे देंगे, इसी के बेसिस पे हमारा सिलेक्शन होगा। ठीक है। उसको भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक। थोड़ा सा चीजें हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो हिंदी के प्रश्न करेंगे जिसमें से 50 प्रश्न आपको आएंगे, 50 में से 40 करने हैं। 40 अगर आप सही कर लेते हैं तो 200 मार्क्स, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 मार्क्स जो है वो आपका कट जाएगा। ठीक। अब आइए देख लेते हैं हमारा ये 50 प्रश्न का जो है, जो 2022 में ये पूछा गया था, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। पेपर इसी तरीके से हूबहू आने वाला है। ठीक है। आपको इसमें
जो पेपर पूछा गया था उसी के बेसिस पे ये बनाया गया है, तो इससे अलग बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक, इससे मिलता जुलता पेपर इसी बार भी आने वाला है। आइए डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे गद्यांश आपको दिया रहेगा, एक तरफ गद्यांश रहेगा और दूसरी तरफ आपको इस तरीके से दिया जाएगा कि आपको इसमें से आंसर इसको बताना है। जैसे मान लीजिए गद्यांश में आपको दे रखा है, इसमें गद्यांश में क्या दे रखा है कि निर्देश में दिया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर के सही विकल्प को चुनकर लिखिए। साहित्य का आधार जीवन है, इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है। उसकी अटारियां मीनार और गुंबद बनते हैं, लेकिन बुनियादी मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है। मनुष्य अपने कार्यों के लिए परमात्मा के सामने जवाबदेह है या नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन साहित्य तो मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए एक कानून है जिनसे वह इधर उधर नहीं जा सकता। मनुष्य जीवन प्रयत्न आनंद की खोज में लगा रहता है। किसी को वह रत्न दिव्य में मिलता है तो किसी को ऐश्वर्य में, लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा होता है। उसका आधार सुंदर और सत्य है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। बेसिकली आपको समझना क्या है कि पैराग्राफ में आपको पढ़ने से पहले आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्योंकि जब हम एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो उसके रिगार्डिंग हमें इसमें आंसर ढूंढना है। ठीक, अब देखिए ये हर स्टूडेंट का अपना अलग अलग प्रेफरेंस हो सकता है। कई बार क्या स्टूडेंट क्या होते हैं कि एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, चीजें समझ लेते हैं, इसके बाद उनको जब समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद वो पैराग्राफ को उसमें ढूंढते हैं, इसके बाद आंसर देते हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि पहले आप यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर पैराग्राफ के देखिए। ये किसके बारे में बेसिकली बताया गया है? ये साहित्य के बारे में बताया गया है। तो साहित्य के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो जीवन को साहित्य का आधार क्यों कहा गया है? साहित्य जीवन से विचार सामग्री लेता है। देखिए हमने यहाँ पे अभी पढ़ा था, दीवार खड़ी होती है, उसका टारियां मीनार और गुंबद बनते हैं, लेकिन बुनियादी मिट्टी नीचे दबी है। जीवन परमात्मा सृष्टि है, सुबोध है, सुगम है, मर्यादाओं से परिमित है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या दिए है कि अगर हमने इसको पढ़ लिया है पैराग्राफ को तो चीजें हमें समझ में आ गई है। तो जीवन को साहित्य को आधार क्यों कहा गया है? जीवन साहित्य को नियंत्रित करता है, ये हमारा निगेटिव है। ठीक है, परिष्कृत करता है, ठीक, प्रति उत्तरदायी होता है। इसमें अगर हम यहाँ पे पढ़ेंगे खोजेंगे तो हमें पहला आंसर जो मिलता है कि साहित्य जीवन को जीवन से विचार सामग्री लेता है। ठीक, अब इसके बेसिस पर हम यहाँ पे आंसर पहला जो है वो सही कर देंगे। तो पहला आंसर हमारा सही हो जाएगा, साहित्य जीवन से विचार सामग्री लेता है। ठीक, आंसर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखिए थोड़ा समझते हुए हम चलेंगे, इससे संबंधित जितने भी तथ्य होंगे उसको भी हम समझते हुए चलेंगे। परिष्कृत का मतलब क्या होता है? शुद्ध, साफ, स्वच्छ। ठीक है, जो चीजें हैं एडिशनल नॉलेज हम यहाँ पे उसको भी देखते हुए चलेंगे। ये हमारा पहला प्रश्न इस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि साहित्य के आनंद का आधार क्या है? साहित्य के आनंद का आधार क्या है? अब आनंद का आधार, अब यहाँ पे कोड वर्ड क्या चुनेंगे? आनंद का आधार। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि आनंद का आधार हमारा कहाँ है। ठीक है, तो आनंद की खोज में लगा रहता है मनुष्य, जीवन प्रयत्न आनंद की खोज में लगा रहता है। तो साहित्य के आनंद का आधार क्या है? जीवन और मृत्यु में, रत्न द्रव्य में, परमात्मा में या प्रकृति में। ठीक, तो ये सुंदर और सत्य में। ठीक, अब यहाँ पे सुंदर और सत्य में देखिए सिंपल सा प्रोसेस है कि चीजें जो हैं आपको यहाँ पे खुद का अपना जो है एक माइंडसेट भी बना के रखना है। तो सुंदर और सत्य में साहित्य का आनंद वही बेसिकली होता है, इसका मतलब ही। थर्ड वाला हम देखें, साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? साहित्य का प्रमुख उद्देश्य ये आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? सत्य की खोज, ऐश्वर्य से जीना, परमात्मा की खोज या फिर आनंद प्रदान करना। आनंद को दर्शाता है। ठीक है, साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है लास्ट में, तो आनंद प्रदान करना। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से परिमित का अर्थ क्या है? परिमित, ठीक है, अब इसी वाक्य में से आपको जो है एक शब्द उठा लेगा, उसका आंसर आपसे पूछेगा कि परिमित का यहाँ पे अर्थ आपसे पूछा गया है। तो परिमित मतलब क्या होता है? सीमित। ठीक, सीमित होता है। लंबे चौड़े भवन, रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? लंबे चौड़े भवन, तो ये लंबे चौड़े ये किसकी विशेषता बता रहे हैं? ये विशेषता किसकी बता रहे हैं? ये आपकी बता रहे हैं भवन की। ठीक, तो यहाँ पे एक सेकंड, तो ये किसकी विशेषता बता रहे हैं? ये भवन की बता रहे हैं। तो अगर आपने पढ़ा होगा व्याकरण तो विशेषण है, ठीक, जो कि भवन की विशेषता बता रहा है।
ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए अगर हम बात करें वह सुंदर है, तो इसमें क्या है, ये गुणवाचक, ठीक है, इसमें गुणों की व्याख्या की जा रही है, तो इसमें गुण है। गीता कुरूप है, ये दोष इसमें दिखा रहा है। तीन लड़के पढ़ रहे हैं, ये संख्यावाचक का बोध करा रहा है। थोड़ा दूध पी लो, ये परिमाणवाचक का बोध करा रहा है। यह फूल लाल है, तो ये रंग इसमें दिखा रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं अगला डिस्कशन में अगर बात किया जाए, तो अगर आपको पता भी होगा कि क्रिया की विशेषता को बोध होता है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी जिस वाक्य से, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे धीरे धीरे चलना, राधिका धीरे धीरे चलती है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा क्रिया विशेषण हो गया। बाकी आपने पढ़ भी रखा होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं। हम बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट है तथ्य, उनको भी डिस्कशन करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, छठा नंबर हमारा क्या है। छठा नंबर हमारा है कि अब दूसरा पैराग्राफ, यहाँ पे दो दो पैराग्राफ आपको दिए जाएंगे, इसी तरीके से सेम पैटर्न आएगा। अब एक बार पैराग्राफ हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि साहित्य का संबंध व्यक्ति और राष्ट्रीय जीवन से है, जगत की परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना वह रह नहीं सकता, इसलिए कि वह स्वयं जगत का ही एक अंग है। जीवन में जो क्रियाएं हो रही हैं, साहित्यकार में उनकी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक और अनिवार्य है। समाज का प्रभाव साहित्यकार पर न पड़े, यह असंभव है। हाँ, साहित्यकार पलायन अवश्य कर सकता है, आंख बंद कर सकता है, जैसा कि दरबारी कवियों ने किया। आज की परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न हैं। पात्रों और परिस्थितियों की ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि इनका ख्याल रखे बिना रस का उद्वेग नहीं हो सकता। पूरा सद्भंडार टिकाऊ नहीं। साहित्यकार तो सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा कहीं अधिक सहृदय संवेदनशील प्राणी होता है, कि अपने देश और काल की ठीक ठीक परिस्थितियों की निर्भीक चित्रण करे। यदि देश दुखी है और वह भूख, गुलामी और शोषण का शिकार है, और साहित्यकार इन सब क्लेशों की उपेक्षा करके मौज का राग अलापता है, तो वह राष्ट्रीय जीवन से कोसों दूर है। वह राष्ट्र के प्रति, साहित्य के प्रति विश्वासघात करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका दिया गया है। अब इसमें आपको पूछा क्या गया है कि उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से आपको ये टफ माना जाता है। ये जो प्रश्न होता है इसमें टफ क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें आपको प्रत्येक प्रश्न को देखना है, ऑप्शन को, उसके बाद इसमें से मिलान करना है। तो मिलान करने के बाद, साहित्यकार प्रचारक नहीं है। साहित्यकार प्रचारक हमने पहले ही पढ़ लिया था, ठीक है। किसका प्रचारक है वो अलग बात है, ठीक। तो साहित्यकार प्रचारक है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, तो ऑप्शन हमारा जो ए होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगला प्रश्न की बात किया जाए, तो सातवां नंबर हमारा क्या है, उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसको भी आप यहाँ पे इसमें से डिस्कशन करके देख सकते हैं, ठीक है। जब इसको आप पढ़ेंगे तो चीजें जब आपकी समझ में आ जाएंगी। तो इसको हम यहाँ पे बात करें, तो साहित्यकार पर समाज का प्रभाव पड़ना आवश्यक नहीं है। ये तो पढ़ना आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, आवश्यक पड़ता है। जो साहित्यकार होता है वो समाज पर प्रभाव इसका पड़ता ही पड़ता है। अगला हमारा है, ये आप नॉर्मल सेंस से, कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं। देखिए चीजें जो पढ़ाने का मेन उद्देश्य क्या है कि किस तरीके से आता है। अगर आप कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो ऑप्शन से एलिमिनेशन के माध्यम से कर सकते हैं। उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्र के लिए उपयोगी साहित्य सर्जक की पहचान क्या है। साहित्य सर्जक की पहचान क्या है कि सत्य का ग्रहण और निर्भयतापूर्ण अभिव्यक्ति, ठीक, ये साहित्यकार का मेन उद्देश्य होना चाहिए। अगला है, उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर साहित्य का पुनीत अनुष्ठान क्या है। अशिव की क्षति। अब अशिव की क्षति ये बिना आप पढ़े यहाँ पे नहीं बता सकते, ठीक है। यथार्थ की उपेक्षा तो हो नहीं सकता। मौज का राग आलापना ये भी नहीं हो सकता। रसानुभूति की उपेक्षा ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप कॉमन सेंस लगाते हैं, तो अगर हम साहित्य पढ़ते हैं तो रस की अनुभूति के लिए पढ़ते हैं, यथार्थ की उपेक्षा नहीं कर सकते, ठीक है। यथार्थ को जो हम यहाँ पे साथ में लेके चलते हैं। मौज का राग नहीं अलापना, ये निगेटिव सेंटेंस है। तो इसके माध्यम से भी आप एलिमिनेट करके यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं होता। टाइम भी आपको, क्योंकि ये हिंदी का पेपर है, तो 45 मिनट सफिशियंट है, ठीक है। 40 प्रश्न ही आपको करने हैं, तो 1 मिनट से ज़्यादा आपको एक प्रश्न पर मिलता है। अगला प्रश्न हमारा है, उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर साहित्यकार के लिए पात्रों और परिस्थितियों का ख्याल रखना क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है, तो ये रस के उद्वेन के लिए। शब्द भंडार के लिए ये निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, निगेटिव वर्ड है। साहित्य के प्रति विश्वासघात, ये निगेटिव वर्ड निकल गया। प्रचार के लिए ये भी निगेटिव है, तो तीनों निगेटिव वर्ड है। तो उसके माध्यम से हम यहाँ पे जो है इलिमिनेशन के माध्यम से देख सकते हैं। अब देखिए तीसरा वर्ड भी जो है आपको यहाँ पैराग्राफ ही मिलता है, तो पैराग्राफ को आपको पढ़ना होता है। पैराग्राफ को पढ़कर
इसी तरीके से आपको इसका आंसर देना होता है। विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाला वृक्ष कौन सा है? तो इसको जब आप यहाँ पे पढ़ेंगे, इसके बाद यहाँ पे चिनार जो है वृक्ष सबसे तेजी से वृद्धि करता है। ऊंचाई शब्द है, ऊंचाई शब्द क्या है? ऊंचाई जो है वो भाववाचक संज्ञा है। देखिए, ये समझ लेते हैं। जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव, अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, जैसे लंबाई, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आजादी, साहस, वीरता, ये शब्द जो है ये भाववाचक शब्द के उदाहरण है। अब इससे संबंधित जो है प्रश्न आपको भी देख लेना है। जैसे विशेषण क्या होता है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए तो उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे अच्छा, बुरा, हल्का, भारी, कुरूप, सुंदर, लंबा, चतुर, ये सब क्या है? ये सब विशेषण है। क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण ये होता है क्रिया की विशेषता का बोध कराता है। जैसे कि जल्दी जल्दी, वहां, कम, ज्यादा, आज, कल, ये सब क्या होता है? ये क्रिया की विशेषता बताते हैं। जातिवाचक में क्या होता है कि जातिवाचक में किसी प्राणी या वस्तु समस्त जाति का बोध होता है। जैसे फूल, फूल में कई प्रकार के फूल होते हैं। ठीक है, गुलाब का फूल, मनुष्य में कई प्रकार के मनुष्य होते हैं, वृक्ष में कई प्रकार के, लड़का, तो ये लड़का पूरे समूह का बोध करा रहा है। तो ये सब इसके उदाहरणों के माध्यम से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा हमारा अगला जो है कि उत्तर भारत में चिनार के वृक्ष कहाँ मिलेंगे, तो ये आप जब पढ़ेंगे तो देहरादून इसका सही आंसर हो जाएगा। चिनार वृक्ष की विशेषता क्या नहीं है? तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना लगाना, तो ये लगता है। ठीक है, एक स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको आप लगा सकते हैं। इसके स्थान पे ही साथ में बात करें तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। अब तीसरा भी जो है आपको यहाँ पे क्या दिया जाता है? बेसिकली यहाँ पे आप 200 में से 170 बड़े आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी अगला भी पैराग्राफ आपको दिया जाएगा। पैराग्राफ आपको पढ़ना है, पैराग्राफ का आंसर आपको देखना है, इसके बाद आपको यहाँ पे उसका आंसर बताना है। इसमें मैं डिस्कशन कराने का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद भी जो है पैराग्राफ आपको दिया गया है। ठीक है, तो आधे से ज़्यादा तो आपको पैराग्राफ ही यहाँ पे मदद कर देता है। लेकिन इसमें क्या है, जैसे कि दयालु में प्रत्यय क्या है? आपको प्रत्यय उपसर्ग पढ़ के जाना है, आलू, द या द प्लस आलू। ठीक है, तो दयालु, तो यहाँ पे आलू जो होगा यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा व्याकरण जो है आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, बाकी ये सभी आप इसी से ही जो है निकाल सकते हैं। अभी हम इसको भी डिस्कशन करेंगे किस तरीके से आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे 30 के बाद जो है आपका स्टार्ट होता है, जैसे इस तरीके से जो है खाली स्थान की पूर्ति करना। जैसे कि केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा ने उत्तराखंड के लिए पृथक से हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत उच्चारणाभ्यास कराने के लिए 12 पुस्तकों, पाठों, खंडों या चित्रों का इस तरीके से देख सकते हैं। 2 मिनट। तो देखिए हम यहाँ पे क्या भरेंगे खाली स्थान पे, इसको हम देखेंगे पाठों का। ठीक है, 12 पाठों का निर्माण किया है केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा ने उत्तराखंड के लिए पृथक हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत उच्चारणाभ्यास कराने के लिए 12 पाठों का जो है। अब यहाँ पे खंड चित्र हो नहीं सकते। अब इसको भी हम यहाँ पे अगले प्रश्न में, अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे किस तरीके से जो है ये प्रश्न आते हैं। जैसे कि सुललित क्या होता है? अत्यंत सुंदर। अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि की पॉइंट यहाँ पे पूछे गए हैं, उस की टर्म को यहाँ पे हम देखेंगे और आगे आने वाले वीडियो को यहाँ पे डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, अगला हमारा क्या है? रूस में एक बार क्रांति हुई, क्लांति नहीं, क्रांति हुई। ठीक है, बाकी क्लांति तो होगी नहीं। दूध शब्द के निम्न में कौन सा पर्यायवाची है? क्षीर इसको जो है पर्यायवाची शब्द है। तो पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो बाकी सब चीजें जो है ये सेम तरीके से ही होती हैं। पर्यायवाची शब्द पूछता है, विलोम शब्द पूछते हैं, बाकी जो है बात किया जाए अर्थ पूछता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, पर्यावरण भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेन इसका डिस्कशन कराने का अर्थ यही था कि आपको जो है चीजें जो है अनुमान लगा जा सके किस तरीके से प्रश्न हमारा जो है आता है। अर्थ नहीं है, अर्थ पूछेगा, मुहावरे का अर्थ पूछेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं अकल बड़ी की भैंस का अर्थ क्या होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले आने वाले वीडियो, क्योंकि इसमें कुछ खास था नहीं, इसलिए आज की वीडियो में बस इतना ही डिस्कशन कराएंगे। तो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप स्टे विद अस। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो जल्दी आएगा।